हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। चलिए आज हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में जो कुछ फार्मूले रह गए हैं उनको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, उनको हम लोग डायरेक्टली याद करेंगे। चूँकि वो एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए उनको हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो, एन्यूलर। हॉलो को एन्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। हॉलो मीन्स खोखला होता है, हॉलो को एन्यूलर भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो एन्यूलर सिलेंडर थ्रो इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, अर्थात खोखले बेलन का इसके केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः एवं लंबाई के समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कितना होता है। वो होता है I=m/2 ब्रैकेट में r1² प्लस r2², राइट। ये हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे। सेकंड पॉइंट है परपेंडिकुलर, यानी कि अभिलंबवत, यानी अभी तो समांतर अक्ष लंबाई के समांतर था, अब लंबाई के परपेंडिकुलर अगर होगा तो कितना होगा, I=m ब्रैकेट में r1² प्लस r2²/4 प्लस l²/12 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड नंबर फार्मूला है गोली पतले कोश का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल, ठीक। इसका होगा I=2/3 mr², राइट। इसको हम लोग याद करेंगे स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है स्पर्श रेखा के परितः, यानी कि गोले के स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट जो होगा उसके परितः, उसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो टेंजेंट को टी से डिनोट करते हैं, तो IT हो जाएगा 5/2 mr²। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेयर अबाउट डायमीटर, यानी कि गोले का व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, यानी कि व्यास के अबाउट अगर हम लेंगे तो I=2/5 mr² होगा। अब अगर इसी में अबाउट टेंजेंट की बात करेंगे तो स्पर्श रेखा के परितः, तो IT=7/5 mr² हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये फार्मूले सबने देख लिए होंगे, और ये फार्मूले पूछे जाते हैं इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए इनको हम लोग एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, और इसलिए चूँकि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग एज इट इज़ लर्न कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आज का है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज ओके। ओके, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि हमारे पास सीधी रेखा में तथा घूर्णन गति संयुक्त रूप से अगर हो तो उसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल देंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो सीधी रेखा में तथा घूर्णन गति
घूर्णन गति संयुक्त रूप से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन यानी कि सीधी रेखा में जो गति होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में ट्रांसलेशन मोशन यानी कि सीधी रेखा में जो गति होती है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 12 mv²। और अगर यही काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें फॉर रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो वो होती है 12 I⍵²। ठीक है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होती है काइनेटिक ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक रोटेशन। तो हम दोनों एनर्जीज़ को ऐड कर देंगे 12 mv² प्लस 12 I⍵² हो जाएगा। V = R⍵ होता है तो V की जगह R² रख दिया हम लोगों ने, ⍵² प्लस 12 I का फार्मूला होता है mr²। ठीक है, I का फार्मूला होता है mr²। तो हम लोग I की जगह लिख देंगे mr²⍵²। अब इनको हम अगर ऐड कर लेंगे तो काइनेटिक टोटल = यानी कि काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी आ जाएगी mr²⍵²। ठीक है ना। ये याद करना होगा आप लोगों को, ये डेरिवेशन आना चाहिए कि यानी कि अगर कोई पार्टिकल सीधी रेखा में गति कर रहा है और घूर्णन गति भी कर रहा है यानी कि रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी m²r² ⍵² होगी। राइट। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब अगली हेडिंग है रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि अगली हेडिंग है हमारी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि झुके एक नत समतल पर। झुका हुआ जो प्लेन होता है उसको नत समतल बोलते हैं। यानी कि एक नत समतल पर लुढ़कते हुए गति। नत समतल पर लुढ़कते हुए गति के लिए ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई प्लेन है, इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारे पास, ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक प्लेन है। राइट। अब इसकी जो हाइट है यानी कि ये जो हाइट है ये, इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास है h। कितनी है ये मान लेते हैं हमारे पास h। राइट। अब इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि इस पे कोई कण है या फिर कोई बॉडी है, वो इस तरीके से है, और वो लुढ़क रही है, और वो लुढ़कने के बाद नीचे आ जाती है लुढ़क कर। राइट। तो उसमें जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। उसमें जो मोशन होगा वो बच्चों इस डायरेक्शन में होगा। राइट। यानी कि वो इसी तरफ तो आ रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो तो हमारे पास ये होगी। और
जो उसका रोटेशनल मोशन होगा वो होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से उसका रोटेशनल मोशन होगा, यानी कि उसका रोटेशनल एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा होगी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कोणीय वेग। ये मान लेते ए पॉइंट है और ये मान लेते बी पॉइंट है, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये गति कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो पार्टिकल आ रहा है, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एस डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये कितनी डिग्री पे झुका हुआ प्लेन है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री पे झुका हुआ प्लेन है, राइट। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ही उसको काइनेटिक एनर्जी देती है, यानी कि ए पॉइंट पे है, जब ए पॉइंट पे पार्टिकल रखा होगा तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी mgh। और जब वो लुढ़कने लगेगा, जब वो लुढ़कने लगेगा तो उसमें जो मोशन होगा, उसमें जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जब वो लुढ़कने लगेगा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि लुढ़कने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उसको एनर्जी मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी से, तो वो हमारी बराबर हो जाएगी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। तो यानी कि mgh ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mv²। रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं k जो है, मान लेते हैं k रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि घूर्णन की त्रिज्या है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, mk² हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होगी, वो होगी हाफ mk²। ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं v²/r², लिखा जा सकता है। v इक्वल टू r ओमेगा होता है। अब हम ये वैल्यू रख देंगे mgh इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली इक्वेशन है, इसमें रख देंगे। mgh इज इक्वल टू आपको मिलेगा हाफ mv² प्लस हाफ mk²। तो v²/r² मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ से v² की वैल्यू निकालेंगे। जब हम लोग यहाँ से v² की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2gh/1 प्लस k²/r², इतना ही आएगा। यहाँ से अब हम v की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि v इक्वल टू आपको मिलेगा √2gh/1 प्लस k²/r²। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा। हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर सिलेंडर I इक्वल टू होगा mk² बराबर होगा हाफ mr², या फिर
इसी को हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1/2। तो अब हमको मिल जाएगा 4/3 GH। समझ रहे ना बात को? ये हमारी वेलोसिटी आ गई अगर हमारा बेलन है या फिर मान लेते हैं सिलेंडर है और वो मूव कर रहा है। अब बात करेंगे इसमें एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यानी कि त्वरण की बात करेंगे। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात करेंगे, ये हमारा त्वरण है। तो फ्रॉम डायग्राम में देखो बच्चों कि हमारे पास अगर हम साइन थीटा निकालें, यानी कि साइन थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको मिलेगा H/S, यानी कि H इज इक्वल टू आ जाएगा S साइन थीटा मिल जाएगा। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे लिख देंगे H की जगह S साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा करके इस तरफ ले जाएंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। उठा करके हम ले जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 2GS साइन थीटा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। जब हम इसको t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 2v dv अपॉन dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अंदर आपको इतना ही मिल जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इधर हम करेंगे तो 2g ds अपॉन dt साइन थीटा मिल जाएगा। तो अब देखो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, यानी कि ये हो गया a, ठीक है ना, और ये हो गया v, यानी v से v कट गया, ds अपॉन dt v हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास है। अब अगर टाइम की बात करेंगे कि भैया इसमें टाइम कितना लगता है, तो टाइम भी निकाल देते हैं। देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं और टाइम निकाल देते हैं। यानी कि टाइम अगर निकालेंगे तो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फार्मूले से सभी लोग परिचित होंगे। H अपॉन S इज इक्वल टू साइन थीटा हम लोगों ने अभी निकाला था, तो यहाँ से अगर हम S निकालेंगे तो मिल जाएगा H अपॉन साइन थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो H अपॉन साइन थीटा रख देंगे फार्मूले में, तो कितना मिल जाएगा, हाफ v एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी निकाली थी हम लोगों ने, वो रख देंगे अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये प्लस है, और यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज़ को हमने रख दिया ऊपर इक्वेशन में, तो हमको इतना मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है और हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा, 2 को इधर ले जाओ तो मिलेगा 2h अपॉन, और g को अपॉन में ले आओ, g साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ पहले से, ये भी साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा,
और ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उधर अपॉन में था तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबको हम सॉल्व कर लेंगे, सब रूट के अंदर चले जाएंगे और जो स्क्वायर है उसको हम रूट के बाहर ले लेंगे। यानी कि इतना आ जाएगा 2h1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। ये हमारे पास आ गया बच्चों टाइम, ये टाइम पूछा जाता है, वेलोसिटी पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में v इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे v डिपेंड नहीं कर रहा है फार्मूले में, बट v किस पे डिपेंड कर रहा है, h पर, और किस पे कर रहा है, एंड a एंड t पर कर रहा है। v जो है h a t पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी v थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट v जो है h पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और a एंड t यानी कि जो a एंड t है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, a डिपेंड कर रहा है थीटा पे और t डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन थीटा पे। इसका मतलब ये हो गया कि v a t ये i पे डिपेंड करेंगे। अब मान लो अगर इफ़ i इज़ लार्ज, i मान लीजिए लार्ज है, तो v एंड a विल बी लेस, यानी v और a कम होंगे एंड t ग्रेटर होगा। t क्या होगा, ग्रेटर होगा। आ गई ना बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिकली आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कॉलेज में आकर के कांटेक्ट कर सकता है, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9838833844। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।